अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई है और ये रिपोर्ट अडयाला जेल में इमरान खान की सहूलियात से रिलेटेड है। तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जो कमरे हैं इमरान खान साहब के पास वर्जिश का सामान है, खाने पीने की अशिया है, कूलर है, इसके अलावा टीवी भी मौजूद है। मुजम्मिल साहब, लेकिन शुएब शाहीन साहब के मुताबिक ये सहूलियत नाकाफ़ी है। इससे पहले जितने सियासतदान जेल गुजार चुके उनके पास तो एसी की सहूलत मौजूद थी। कह रहे हैं हमें बड़ा दुख हुआ ये देख कर के इस तरह रखा गया खान साहब को। तो ये कानून भी तो उन्होंने ही बदला था ना कि एसी नहीं दिया जाएगा, और वो वाशिंगटन में उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जाके एसी उतरवा दूंगा। तो कानून बदल दिया था, ये सिर्फ कहा था नहीं, आके ऑर्डर इसके रूल्स बनाए थे ना, फिर उन्होंने कानून नहीं, नवाज शरीफ साहब से ले लिया था फिर एसी। नवाज शरीफ तो बाहर चले गए ना, फिर उसको ले लिए, लेने की उतरवाने नौबत ही नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको तो मांगना ही नहीं चाहिए। उनका तो अपना स्टांस है कि जेल में एसी नहीं होना चाहिए। वो कह रहे नहीं, शेफ शाहीन साहब ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास सहूलियात तो फिर गिला किस बात का? मुकालमा हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस साहब से कोई मुकालमा तो कोई नहीं हुआ इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया। अब रिकॉर्ड मुलाकातें हैं उनकी, सबसे ज़्यादा किसी भी कैदी की इतनी मुलाकातें नहीं हैं जितनी उनकी मुलाकातें हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि हर वक्त तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। दिन में एक हो तो 1 घंटा हो जाएगी, तो 22-23 घंटे तो आप अकेले ही होंगे ना। कई दिन नहीं भी करवाई गई मुलाकात। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि तो फिर आप हर वक्त तो जेल में मंडली नहीं लग सकती। कैदी को हर वक्त तो मुलाकात के लिए कोई अवेलेबल नहीं हो सकता। तो अगर रोज़ भी मुलाकात हो तो भी आपको 20 घंटे अकेले रहना ही पड़ता है। तो अगर उसको कैद तन्हाई कहा जाता है तो फिर वो बता दें कि बाकी सियासतदानों की भी हर वक्त मुलाकातें तो नहीं होती रहती। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब की तो लंबी मुलाकातें होती थी, पूरी फैमिली मौजूद होती थी, हॉस्पिटल्स में भी हफ्ते में 1 घंटा, 1 दिन। और उनकी तो बेटी को उनके सामने जेल से गिरफ्तार किया गया। बेटी के अलावा किसी को मिलने नहीं देते थे कि सिर्फ फैमिली की मुलाकात है। उनके तो कपड़ों से लेकर उनके खाने पीने तक का भी कहते हैं पूरा ख्याल रखा गया। या जहाँ भी हर चीज़ का ख्याल है, हर चीज़ का ख्याल है। आप मेरी बात समझिए, यहाँ भी हर चीज़ का ख्याल है। चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स, चने, बादाम, किसको मिलता है जेल में? साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वर्ल्ड कप जितवाया है। कैदी ये भी डिजर्व नहीं करते? नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर 2 कवानीन नहीं है, बराबर है इंसान। वर्ल्ड कप जिताया है या नहीं जिताया, कानून की नज़र में मैं और वो बराबर हैं। लेकिन ये सोच ले हुकूमत, दिन वो नहीं रहे तो दिन आज ये भी नहीं रहेंगे। ये तो उनको सोचना चाहिए था ना, जब वो ख्वाजा आसिफ का तकिया भी छीन रहे थे कि इनके पास 2 तकिए कहाँ से आ गए हैं, तकिया छीन लिया जाए। तो उन्हें पता होना चाहिए था, दिन वो भी नहीं रहे, दिन ये भी नहीं रहने, उनकी अपनी बारी भी आ जानी है। लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत कंफर्टेबल रखा। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं वर्जिश की मशीन है। किस कैदी के पास ज्यादा सहूलत, किस कैदी के पास वर्जिश की मशीन है? किस वॉक करने का एरिया है? किस कैदी के पास वॉक करने नहीं, कंपैरिजन तो दीगर सियासतदानों से करें ना, आम कैदी से तो नहीं। तो फिर बाकियों के पास भी 7-7 कमरों का शेल्फ तो नहीं था। उनको जरूरत नहीं थी वर्जिश की, नहीं किताबों की। अगर खान साहब दिलदादा है किताबें पढ़ने के, तो दूसरे सियासतदान तो नहीं। जेल से किताबें लिखी हैं छोटे पन्नों पे, कागजों पे। किसी को इतना बड़ा स्टडी, वो जो चेयर की टेबल आई है नहीं थी सर, छोटा सा कमरा है, नहीं छोटा सा बिस्तर है, उसी में बाथरूम है। सबसे बढ़कर ये देखें, जुल्म नहीं है। नहीं, क्रिटिसाइज है इस चीज पे। ये रियासत को लेने के देने पड़ गए तस्वीरें। नहीं, मैं समझता हूँ VIP कहती हैं, 5 स्टार सहूलियात हैं। वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे VIP कैदी हैं और उनके पास 5 स्टार सहूलियात हैं। और सिर्फ एक परसेप्शन आप जैसे लोगों के आगे ना मजलूम बनने का है कि किसी तरह मजलूम बन लिया जाए। नहीं, अवाम अब देखती है, नहीं, सोशल मीडिया का दौर है। बड़ी सिंपल बात जिसे है, प्रोपेगेंडा मीडिया आप लोग इम्प्रेस हो जाते हैं ना, तो इम्प्रेस होने वाली बात नहीं है। आप देखें उनकी जितनी उनकी मुलाकातें हैं पाकिस्तान में किसी कैदी की इतनी मुलाकातें नहीं है। जो सहूलियात उनके पास हैं वो पाकिस्तान में किसी कैदी के पास वो सहूलियात नहीं है। गवर्नमेंट ने आज कहा है कि आप अगर इमरान खान का बयान और हमारे मौक़िफ़ पे एक कमीशन बना दें कि इमरान खान सच बोल रहा है या हुकूमत सच, मतलब एक और कमीशन, एक और केस बना दें। नहीं, मतलब वो कहते हैं ना मुझे कुछ हासिल नहीं, हवा में तो वो कहते हैं मुझे कुछ हासिल नहीं। गवर्नमेंट कह रही है सब कुछ है, वो कहते हैं कमीशन बना लें, इमरान खान सच बोल रहा है या हम सच बोल रहे हैं। वैसे तो उन्होंने तस्वीरें और सब कुछ दे दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ किसको जेल में TV था, किसके पास? सारे चैनल्स बैठ के वो देखते हैं, टॉक शोज देखते हैं। अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ
सजाए याफ्ता है। इद्दत में निकाह का केस भी उड़ गया, मुजम्मिल साहब क्या करेंगे? ये 10 महीनों से ज्यादा का रिकॉर्ड, उसकी माफी तलाफी कहाँ से आएगी? तो जो साल नवाज शरीफ जेल में रहे और नहीं बरी हो गए ना, उनका कौन जवाब देगा? जो मरियम नवाज जेल में रही, जो शहबाज शरीफ 4 साल जेल में रहे, सब मुकदमात में बरी हो गए, उसका कौन जवाब देगा? सर मनी ट्रेल तो नहीं था? नहीं बरी हो गए अदालत, देखें बरी हुए अदालत काफी होने की वजह से। नहीं ये तो नैब का कसूर है ना। नहीं तो ये भी सबूत ना काफी होने की वजह से, इसी वजह से बरी हुए ना कि राइटिंग में सबूत नहीं है। साइफर किसके पास था? साइफर तो उनके पास था, जलसों में लहरा रहे थे, झूठ बोल रहे थे। गलती तो खान साहब की, इसका मतलब सर्टेनली, मतलब मैं समझता हूँ खान साहब से पक्के केस ही किसी के ऊपर नहीं है। घड़ियां नहीं बेची उन्होंने, तोशाखाना से किसी ने और नहीं तहफ़ लिए? खान साहब ने बेची या नहीं बेची? बाकियों ने क्या खान किया? साहब ने बेची या नहीं? उन्होंने अपने जुर्म का जवाब देना है, बाकियों ने अपने जुर्म का जवाब देना है। खान साहब के जराइम इसलिए खत्म, बाकियों के जुर्म को पूछेगा वो खान साहब अपने दौर में पूछ लेते ना, वो उस वक्त वो उनके तवज्जो नहीं थी। ये बताएं कि उन्होंने घड़ियां बेची या नहीं बेची? वो दुबई में एक बंदे के पास वो घड़ी मौजूद है या नहीं है? तोशाखाना का तो केस सामने है ना। आप मेरी बात समझे, अदालत को देखें क्या सलूक किया उस केस के साथ। साइफर वो क्या इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में नहीं लहरा रहे थे, कसम खा के नहीं कह रहे थे ये साइफर है, साफियों को नहीं उस पर ब्रीफिंग दी जा रही थी। आज अदालत जो मर्जी कह ले, बरी कर दे। जब आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ नटशेल केसेस थे जिनको पाकिस्तान की अदलिया ने रद्दी की टोकरी में फेंका है। क्या तोशाखाना घड़ियों का 190 मिलियन पाउंड का, सारे केसेस प्रूफ थे, नटशेल थे। और इमरान खान के ऊपर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की निस्बत ज़्यादा मजबूत केसेस थे या हैं भी और थे भी। आने वाले टाइम में मतलब आप मेरी बात सुने, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पे फारग किया और इनसे पूछा ही नहीं जा रहा कि आपकी बेटी कौन है। अपनी बेटी का नाम बता दें। केसेस में लूप होल्स रखे गए थे कि कहीं ना कहीं से मार्जिन दे दिया जाएगा। यहाँ तो एक सादा सा सवाल नहीं पूछा जा रहा कि टहरियान आपकी बेटी है या नहीं है। वहाँ तो बेटे का अकामा तक में आपने नाअहल कर दिया, यहाँ बेटी का नाम पूछने के लिए तैयार नहीं है उनसे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में जब देखा जाएगा तो यकसा निज़ाम इंसाफ में झोल नजर आ जाएगा कि अदालतों का झोल किस तरफ है। लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता, मेरा अंदर जाने का कोई मूड नहीं है। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल पहले फंसे हुए हैं। तो कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं। नहीं मुस्तफा कमाल तो माफी मांगे। इद्दत में निकाह का जो केस है उसमें भी कोई इमेज बहुत अच्छा नहीं जाता पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर। क्यों नहीं जाता? आपको लगता होगा नहीं जाता? हम क्या एक्सपोज उन्हें उन्हें बाकायदा तरीके से शादी करनी चाहिए थी, तलाक रिकॉर्ड पे होनी चाहिए थी। इसमें ऐसी कौन सी बात है? अदालत में जो कानून है, जो पाकिस्तान में शादी के कवानीन है, उनकी पासदारी उन्हें करनी चाहिए थी, शरीयत कायदे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है? मैं मानिका साहब खामोश क्यों थे पहले और अब क्यों इतना उछल? सर मेरा मतलब है कि उस वक्त वजीर आज़म थे, फैज़ था, नहीं बोल सकते थे। ये जो खवातीन कई सालों बाद हरासमेंट के इल्ज़ाम लगाती हैं, आप उनसे सवाल करती हैं कि इतने साल खामोश क्यों थी? खबर मानिका पे तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। तो बुशरा बीबी का भी फिर अपनी जगह मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनसे भी कोई पूछे कि तलाक की वजह क्या बनी? सर जो भी बनी उसके नतीजे में क्या 2 निकाह हुए? उससे क्या स्टेट पर, रियासत पर, पीटीआई पर क्या फर्क क्या पड़ता है? सर बेटे से तनख्वाह लेने पर रियासत पर क्या फर्क पड़ता है? सर है नहीं कोई फर्क अकामा नहीं होना चाहिए। नहीं क्यों अकामा? मैं कहता हूँ ग्रीन कार्ड नहीं होना चाहिए जज के पास। तो आप कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रीन कार्ड नहीं होना चाहिए। अकामा तो चले आपने रोजगार के सिलसिले में लिया हुआ, ग्रीन कार्ड किस लिए लिया हुआ? तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ग्रीन कार्ड भी नहीं होना चाहिए। अब नैब तरमीम का केस तो चल रहा है, अब चूँकि मामला भी चल रहा है ना, तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अदालत ने कहा है सब जुडिस मामले पे बात ना करें। अदालत ने कहा है फैसले पे तबसरा कर सकते हैं और सब जुडिस जो ज़ेर समात है उस पर ज़्यादा तबसरा हम नहीं कर सकते। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के वकील से मुकालमा करते हुए कि आप अपने मौकल की मुश्किल को ज़्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब पे नैब के केसेस है ना, तो अगर ये तरमीम उड़ती हैं तो उनका उन्हें नुकसान होगा ना। सही नहीं डील कर पा रहे ये वकीला नहीं इस केस को? मेरा ख्याल है अब इस केस में मेरे ख्याल में कोई अहमियत ही नहीं रही है। देखिए इमरान खान साहब इन तरमीम को चैलेंज कर रहे थे क्योंकि उनका ख्याल था कि इन तरमीम से उनके सियासी मुखालफिन को फ़ायदा होगा और उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएगा। अच्छा उमर अताब बंदियाल साहब ने ये तमाम तरमीम ख़त्म कर दी और सारे केस बहाल कर दिए। जब सारे केस बहाल हो गए उसके बाद भी सारे बरी हो गए। अब मेरी बात सुने ना, शहबाज शरीफ भी बरी हो गए, हमजा भी हो गए, मरियम भी हो गई, नवाज शरीफ भी हो गए, एहसन इकबाल भी हो गए। तो जब सब बरी हो गए तो अब इमरान खान को इन तरमीम में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तरमीम में तो दिलचस्पी थी कि मुखालफिन फंसे रहेंगे, मुखालफिन तो निकल गए हैं, अब तो वो खुद फंसे हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि
खान साहब का पहले ख्याल था कि वो इस केस को यूज़ करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटोरियम के लिए कि वो खिताब शिताब करेंगे, वीडियो लिंक से आएंगे, वो ख़त्म हो गया है। और अब जो है मेरा ख्याल है इतनी आज तो खान साहब ने खुद कोई बात की भी नहीं है, नहीं की है, लेकिन हल्के अल्फाज में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, और 8 फरवरी का जिक्र फिर किया उन्होंने। 8 फरवरी का केस ही ज़ेर समात नहीं है। अब मेरा मतलब है आपने तो वो बात करनी है जो केस ज़ेर समात तो जो सहूलियात दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं, ये भी हुकूमत की जानिब से सामने तो नहीं आना चाहिए था। आप सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं थे? नहीं, एक तस्वीर क्यों सामने आई? नहीं, आप मेरी बात आप पूरे का पूरा दिखा दिया आपने जेल, आप ये बताइए तफसीलात क्यों सामने आई? क्योंकि खान साहब ने गिला किया और अदालत ने उसके ऊपर हुकूमत से जवाब तलब किया। अगर वो गिला ना करते और हुकूमत से जवाब तलब ना किया जाता तो इस केस में ये कुछ सामने नहीं आ सकता था। उन्होंने चूंकि अदालत से गिला किया कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मैं कैदी तनाइम हूँ, हुकूमत ने उस अदालत ने उसका जवाब मांगा, हुकूमत ने जवाब जमा करा के रिकॉर्ड भी होती है, बात भी, वीडियो भी बनाई जाती है, वकला की मौजूदगी में भी, घर वालों की मौजूदगी में भी। नहीं बनानी चाहिए, लेकिन हर कैदी की बनाई जाती है। आपको पता है बैरक्स में वीडियोस कैमरे लगे हुए हैं जेलों में, आप बात समझे, जेलों की बैरक्स में वीडियो के कैमरे लगे हुए हैं। बहरहाल मैं इसके कुछ ज़्यादा हक में नहीं हूँ। ये तस्वीर नहीं सामने आनी चाहिए थी? अब सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है सर? आखिरी कमेंट। तस्वीर नहीं सामने आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आगे जिक्र करेंगे भारत में होने वाले लोकसभा इलेक्शन का, किस तरह से इलेक्शन हुए और अब नरेंद्र मोदी क्या वज़ीर आज़म बन पाएंगे, इस पर बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बात भारत की होगी जहां लोकसभा के 554 नशिस्तों पर आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुशाहिद साहब, पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? 1.5 माह में 5 मराहिल में ये इलेक्टोरल वोटिंग का सिलसिला मुकम्मल हुआ है और 64 करोड़ अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? बुनियादी चीज है कि ये सारा इलेक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन एक इदारे ने कराया है। वो इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह खुद मुख्तार है। और ये इलेक्शन ईवीएम के जरिए हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इस इलेक्शन के हवाले से हर मराहल पर इलेक्शन रिजल्ट्स के शामिल करने तक किसी ने एक इल्जाम नहीं लगाया, ना हारने वाले ने ना जीतने वाले ने धांधली हुई। एक मिनट, एक इल्जाम नहीं लगा। मुशाहिद साहब जरा ये अब आगे चलें जरा, ये तो सब आ गया। नाउ मोदी विल बी अ वीक प्राइम मिनिस्टर और अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एलाइज हैं, बीजेपी की अपनी सीटें पूरी नहीं हैं। पार्लिमानी निज़ाम में जब आप 30-40 सीटें शॉर्ट हों तो एलाइज का बहुत प्रेशर है, बाइंग पावर बहुत बढ़ जाती है। यू सी मोदी एज अ वीक प्राइम मिनिस्टर नाउ? मुजम्मिल साहब, बड़ी देर के बाद कोई खुशखबरी हमें हिंदुस्तान मिली है कि मोदी की हवा निकल गई है, उसकी फूक निकल गई है। और मैं हिंदुस्तान के जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनके इलेक्ट्रेट को सलाम पेश करता हूँ कि जो हिंदुत्व का उसने ढंग रचाया था, जिसमें पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी थी, वो लोगों ने रिजेक्ट किया है। और ही विल बी अ वीक प्राइम मिनिस्टर डिपेंडेंट ऑन एलाइज। और दो जो की एलाइज है वो कौन है? चंद्रा बाबू नायडू, हाईटेक का बंदा, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, उसका कोई नजरियाती व्यू नहीं है और एंटी पाकिस्तान नहीं है। दूसरा नीतीश कुमार, तो आपको पता है, आप जानते भी हैं, हिंदुस्तान फॉलो करते हैं, पाकिस्तान भी 10 साल पहले आए थे और उन्होंने दौरा भी किया था एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और वो बड़ा जबरदस्त उनका सारा है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी पॉजिटिव कि ये ऐसा जो उनका एलाइज आए हैं, उससे प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अब उस तरह नहीं होगा जो नफरत का सिलसिला था। ठीक है, हार्डलाइनर जरूर है, लेकिन मोदी की वो खुली छुट्टी जो थी और एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम कैंपेन, वो मोदी का दौर का खात्मा शुरू हो गया। दिस इज हिज लास्ट टर्म। नहीं, अब कोalition जो गवर्नमेंट बनेगी, आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी अहम वजारतें अपने इत्तेहादियों को देनी पड़ेंगी टू फॉर्म द गवर्नमेंट? आप समझते हैं कि वो मेजर शेयर ले जाएंगे या बीजेपी मेजर शेयर होल्ड करके उनको 1-1, 2-2 वजारतों पर टरखा देगी? देखिए ना, आप सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें, इस वक्त बीजेपी की सीटें हैं 240। सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है
272 और 240 से ऐड कर लें 53 सीट्स हैं एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक उनका अलायंस है कोalition की, तो कोalition की बुनियाद पर उनकी अक्सरियत बनी है, बीजेपी की अक्सरियत नहीं है, वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है। तो और ये अगर जिस दिन वो उन्होंने स्विच करने का फैसला किया तो मोदी तो फारग हो जाएगा। तो मोदी वजारतों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोदी इज नाउ फुली डिपेंडेंट ऑन हिज सर्वाइवल ऑन हिज एलाइज। ये बहुत बड़ी बात है। जो पहले था कि जी 400 सीटें आएंगी, 370 सीटें आएंगी, लास्ट टाइम उसकी 303 सीटें थी। नहीं, आप कबल अज वक्त इंडिया में इंतखाबात देख रहे हैं, मिड टर्म के स्विच हो जाएगा एलाइज और मोदी मिड टर्म इंतखाबात कॉल कर दे, या आप देख रहे हैं कि अदम एतमाद आ जाएगी और दूसरी तरफ का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा? इंडिया में ऐसा होता रहा है जी, बिल्कुल होता रहा है। आपको याद है 1990s में जब आप भी जर्नलिज्म कर रहे थे, हम भी कर रहे थे और उसको इकट्ठे कई दफा काम भी किया है, उस वक्त 3-4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे, वीपी सिंह भी, चंद्रशेखर भी, इंद्र कुमार गुजराल भी, यही होता रहा म्यूजिकल चेयर्स का जो सिलसिला है। लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी तो एक है कि इलेक्शन से भागेगा इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन ने उनको सबक सड़ा दिया। लोगों ने वोट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और लोगों ने वोट दिया है इकोनॉमी की बुनियाद पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिंदुत्व और आइडियोलॉजी। क्योंकि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर 40 करोड़ लोग इंडिया के, 20 करोड़ मुसलमान और 20 करोड़ दलित, वो उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो तो हिंदू एक्सट्रीमिज्म और ब्राह्मण को रिप्रेजेंट कर रहा था, बड़े बिग बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। पर हमने ये भी तो देखा है बीजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप होता है। वी हैव सीन इट फ्रॉम वाजपेयी टू अडवाणी टू मोदी। मतलब बेशक कांग्रेस में इतना चेंज ऑफ लीडरशिप नहीं हुआ, बाकी पार्टीज में नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी में चेंज ऑफ लीडरशिप हम देख रहे हैं बहुत तसलसल से। आप समझते हैं बीजेपी की लीडरशिप मोदी से निकल जाएगी और बीजेपी में नया लीडर आ जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पहली बात है कि जो मोदी के बाद जो बंदा है अमित शाह, वो बहुत बदबूदार बंदा है। वो एक बड़ा एक बुग़्ज़ की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर करता है, और वो कातिल है 1000 मुसलमानों का गुजरात में, इसका राइट हैंड मैन रह चुके। तो मोदी मेरा ख्याल में कंटिन्यू करेगा। उसके बाद जो दूसरा तीसरा बंदा है योगी आदित्यनाथ, वो चीफ मिनिस्टर यूपी, वो भी उससे भी बड़ा बदबूदार है। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, क्योंकि ये नफरत की बुनियाद पर सियासत करते हैं, इंतहा किस्म की। तो कमजोर मोदी कंटिन्यू करेगा और वो कंटिन्यू करेगा बिकॉज ऑफ एलाइज। लेकिन मोदी का दौर नेक्स्ट इलेक्शन बीजेपी नया फेस नहीं ले आएगी फॉर नेक्स्ट 2029 नेक्स्ट इलेक्शन। ये फारग है जी, इनका दौर आरएसएस एक्चुअली, बीजेपी के अंदर जो आरएसएस के लोग हैं, जिसकी 100 साल एनिवर्सरी अगले साल इन्होंने मनानी थी बड़ी शान और शौकत के साथ, क्योंकि ये पार्टी 1925 में बनी थी, आरएसएस यूरोपियन फैशिज्म के बुनियाद पर। तो ये इनका दौर अब खत्म हो गया है, ये लास्ट राउंड है। 11 वजीर हारे हैं और 63 सीटें हारे हैं, 11 उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हारे हैं। अयोध्या में हार गए हैं जी। और मोदी का अपना देख लें जी, लास्ट टाइम वो जीता था 5 लाख वोट की मेजोरिटी से, इस दफा वो जीता है 1.5 लाख वोट की मेजोरिटी से। आप खुद देख लें, उसका अपना बुरा हाल हो गया था। और शुरू में मैं रिजल्ट फॉलो कर रहा था, ही वाज ट्रेलिंग। शुरू में जब रिजल्ट आया ना, पहले आधे घंटे 2 घंटे में, वो थोड़ा पीछे था, तो कह रहा था स्वीप आएगी, 400 सीटें आएंगी, इस बार 400 पार, ये नारा था उसका, इस बार 400 पार। पॉलिटिशियन की एक कमाल बात ये होती है कि वो अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता है। फिर क्या मोदी अपनी पॉलिसी चेंज कर लेगा? हार्डलाइनर से वो अब एक नए इमेज के साथ सामने आएगा और देखेगा कि लोगों की आवाज़ को रिस्पॉन्ड करेगा और आपको नया मोदी नजर आने लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी सियासत में ये होता है, यू टर्न मोदी जरूर लेगा अपनी सर्वाइवल के लिए, यू टर्न लेगा वो लेगा। और उससे ये होगा कि निस्बतन शायद जो तलखी है पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात में, कशीदगी रही है, वो कम होगी। शायद सफारतकारों का तबादला हो जाए, शायद सार्क समिट हो जाए, शायद थोड़ी बहुत ही जो मैं कहता हूँ 3 C's, क्रिकेट, कॉमर्स, कल्चर, थोड़ा बहुत वो सिलसिला शुरू हो जाए, तो आई थिंक बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, जनूबी एशिया के लिए भी और पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात के हवाले से भी। और इन रिगार्ड टू आपको टेररिज्म भी उसकी पॉलिसी जो रॉ की है फॉर इन रिगार्ड टू बलूचिस्तान या जो है वो सारी भी चेंज होती नजर आएगी या वो वैसे ही वो चलेंगे? मेरे ख्याल में वो चेंज नजर आएगी। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको, यू शुड नो दिस, कि हमारी तरफ से भी कन्वे कर दिया गया था इनको कि वी विल नॉट टॉलरेट ये जो उन्होंने कत्लेआम किया है, 4 सालों में 20 बंदे मारे हैं। अब अगर ऐसी बात हुई तो वी विल रिटेलिएट।
तो ये वार्निंग हमने प्राइवेटली उनको कन्वे कर दी थी इलेक्शन से पहले, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और अमेरिका ने भी इसको दबाव डाला, क्योंकि अमेरिका में भी ये स्टेट टेररिज्म कर रहा था, पाकिस्तान में कर रहा था, कनाडा में तो कर दिया उसने, वो बेचारे को मार भी दिया। तो अब वो दौर मेरे ख्याल खत्म हो गया। द वर्स्ट इज बिहाइंड अस इन माय व्यू। एंड व्हाट डू यू सी अबाउट राहुल गांधी? राहुल गांधी, देखना ये बड़ी बात जो आपने बात की ना मुजम्मिल साहब, ये इस पर अप्लाई कर। राहुल गांधी को लोग कहते थे ये स्पॉइल्ड छोकरा है, ये इसको सिल्वर प्लेटर में मिला है क्योंकि इसका सरनेम है गांधी। इसने जब मार पड़ी 2019 को, और उसमें कांग्रेस, इसके वालिद के जमाने में राजीव गांधी में 350 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, इसके लीडरशिप में 53 सीट्स रह गई। इसने री इन्वेंट किया, इसने कपड़े चेंज किए, शलवार कुर्ता पजामा पहना शुरू कर दिया, चप्पल पहने, और यात्रा की 2500 किलोमीटर की। He walked all over India, met the people of India and he responded to them. तो इसने, मैं क्रेडिट देता हूँ कि इसने री इन्वेंट किया, रीब्रांड किया, जो पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, जो जिनमें बसीरत हो, जिनमें हिकमत हो, कि वो समझते हैं कि अब ये कोर्स करेक्शन है, हमने गलती की है तो जरा चेंज करें पॉलिसी। थोड़ा दाढ़ी शाड़ी भी रखी है, दाढ़ी शाड़ी भी रख ली है, दाढ़ी भी रखी है। वो जो प्ले बॉय इमेज था उसका वो खत्म हो गया। ये तो मेहनती बंदा है, और उसने 26 पार्टीज का अलायंस बनाया, 26 पार्टी का कोalition, INDIA जो इंडिया कहते हैं, वो उस कोalition, दैट कोalition इज वन। लोग कह रहे हैं राहुल इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप देखते हैं? I would see that. I would, if I'm in a betting place, I would bet on that. Yes, a very high chance of that. Absolutely. And 2029 या मिड में भी कहीं देखते हैं आप वो टॉपल कर देगा? अगर वो 26 पार्टियों को लेके चल सकता है तो मोदी के इत्तेहादी भी तोड़ सकता है, वो कहते हैं। मेरे ख्याल में 229 is very far away. We're talking of earlier, I think. Earlier. क्योंकि वो मोदी की फूक निकल गई है, उसका ऑरा खत्म हो गया है, वो जरील हो गया है, वो सारा जो था। कोई मुझे ये भी कह रहा था कि राहुल गांधी कैन सपोर्ट ए प्राइम मिनिस्टर अदर देन मोदी इन NDA जो बीजेपी से ना हो। यू थिंक ये हो सकता है? है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की मुजम्मिल साहब। ये एक दफा किया था कांग्रेस ने, 1991 में चंद्रशेखर को लेके आए, कांग्रेस से नहीं थे, कांग्रेस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे VP सिंह के खिलाफ, जो डिसिडेंट था कांग्रेस का, तो उसको बना दिया, और जब उसका मतलब खत्म हो गया तो उससे फिर दे नॉक्ड हिम आउट, एंड तो ही इज केपेबल। वो क्या कहा, नीतीश कुमार को कि आप बन जाए प्राइम मिनिस्टर, तो क्या कहा, चलो प्राइम मिनिस्टर इवन फॉर 100 डेज और इवन 200 डेज हमारे यहाँ भी होता रहे, थोड़े मुद्दत के प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर इवन फॉर अ लिमिटेड पीरियड, तो वो कर सकता है ये। और ये so the main cards are now with Rahul Gandhi, not with Modi. He can play different cards. Absolutely. और आपको And international community will be with him also. लोग बड़े खुश हैं, देखा ना, जनूबी एशिया में भी, इंटरनेशनल भी, क्योंकि एक नियो फैशिस्ट गवर्नमेंट, एक तकसीम की बुनियाद पर, तजाद की बुनियाद पर, बोगस की बुनियाद पर जो मोदी चला रहा था, उसका अब खात्मा हो गया है। पाकिस्तान को मोदी को मुबारकबाद देनी चाहिए? वो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है देनी चाहिए। देखा ये कर्टसीज, ये दिस इज अबाउट कर्टसीज। आई डोंट एक्सेप्ट के जी जाती कोई बात नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जो भी XYZ हो, हमें क्या है, लेकिन हमें प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, ठीक, कोई हर्ज नहीं इसमें, क्योंकि वो कर्टसीज है। उसने हमें नहीं मुबारकबाद दी, शहबाज शरीफ को दी थी उसे मुबारकबाद, हम भी दे दें, बिल्कुल देनी चाहिए, रेसिप्रोसिटी। ट्वीट ही करना चाहिए या फोन करना चाहिए, जाना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, आई थिंक खुल के मुबारकबाद है। हम देखें, हम बड़े दिल के लोग हैं, हम पेटी ना हो इस मामले में। फोन जाने की जरूरत नहीं है, अभी जाने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी ना करें, लेकिन वो मुबारकबाद जरूर दें उसको, अच्छी तरह मुबारकबाद दें, और अगर कोई जेस्चर करता है वो अच्छा खैर सगाली का, हम उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। आपको याद है जब बिलावल भुट्टो जा रहा था गोवा, तो मैंने सपोर्ट किया, तो लोगों ने कहा ना जाए ना जाए। मैं कहा नहीं, गुफ्तगू हमेशा होनी चाहिए। इंडिया इज द नेबर, वी कैन नॉट क्लोज, कुटी नहीं हो सकती हमारी उनके साथ, हमारी गुफ्तगू जारी होनी चाहिए, डायलॉग शुड कंटिन्यू। तो मैं इस बात के फेवर में हूँ कि कम्युनिकेशन चैनल एट द हाईएस्ट लेवल, ऑफिशियल लेवल, नॉन ऑफिशियल लेवल, वो जारी रहना चाहिए, इसमें जातियात में नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं अहमद वकास रियाज साहब, उनसे भी कर लेते हैं। उनसे हम जरा इंटरनेशनल पूछते हैं कि क्या मोदी की फॉरेन डिप्लोमेसी में क्या चेंज आएगा। मुशाहिद साहब से तो हमने बात की है कि भारत के अंदर मिड टर्म इंतखाब, जल्द प्राइम मिनिस्टर, मोदी का फ्यूचर, उस पर बात की है। इनसे ज़रा उस पर बात कर लें। बिल्कुल।
मौजूद है अहमद वकास। अस्सलाम वालेकुम अहमद वकास साहब, क्या हाल है? सर आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। अहमद वकास साहब, मोदी जो अब वज़ीर आज़म होगा जी, इसकी फॉरेन पॉलिसी में आपको कोई तब्दीली नज़र आती है? जो ये 10 साल से फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है, इस मोदी की फॉरेन पॉलिसी में क्या मतलब अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए क्या तब्दीली आप देखते हैं? हम तो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल उसकी फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली है? देखें, मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है इज़ वेरी क्लेवर मैन। तो उसने वो ऐसा कोई सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है कि वो हर मुल्क के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और जो है खुल के किसी के ख़िलाफ़ नहीं चलता। आप ये देखिए कि अभी यूक्रेन रशिया वार है तो वो दोनों साइड के साथ है, इज़राइल गज़ा वार है तो वहाँ पे भी वो दरमियान में पोजीशन लिए हुए है। यूएस का रशिया के साथ है तो इनका रशिया से भी ट्रेड चल रहा है और बड़े अच्छे रिलेशंस हैं सिंस 1950s, और यूएसए के साथ तो पार्टनरशिप है इनकी, उसमें चाइना भी आ सकता है। तो उसमें मोदी को मैं ज़्यादा चेंज नहीं देख रहा, बट सर्टनली इज़ अ वीक मैन। अब उसकी वो पोजीशन नहीं रही, और मेरा ख्याल है कि अमेरिका बड़े गौर से जायज़ा ले रहा होगा और दे हैव डिसाइडेड टू सेंड देयर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। वो चंद दिनों में इंडिया आ रहा है, तो वो सब कुछ जो है वो चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और डेफिनेटली इसको अपनी पॉलिसीज़ रीवैम्प करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मोदी पाकिस्तान को बैश कर रहा था ड्यूरिंग हिज कैंपेन, उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें उसने बड़े ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है और फॉरेन ऑफिस, आई डोंट नो व्हाई दे केप्ट क्वाइट। पोलाइटली जवाब ज़रूर देना चाहिए। उसने ये कहा था कि बम है, मैंने लाहौर जाके देखा है, तो दे शुड नो कि अभिनंदन आया था और उसको किस तरह रेड नोज के साथ वापस भेजा था। लेकिन हम लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन बड़े पोलाइटली वी हैव टू डू इट इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अब सूरत हाल जो उसके हमसाया ममालिक हैं उसमें भी इंडिया को प्रॉब्लम्स हैं। उसमें मालदीव्स ने अभी रिसेंटली उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। उसके अलावा म्यांमार जो बर्मा था वहाँ पे भी, श्रीलंका में भी और नेपाल में भी इश्यूज़ हैं। चाइना बड़ा एग्रेसिव है, पाकिस्तान इटसेल्फ जो है उसके साथ है। लेकिन ऑब्वियसली अभी मोदी साहब जो हैं, आई थिंक आफ्टर टेकिंग ओथ विद इन फ्यू डेज ही इज़ गोइंग टू इटली G7 समिट में एज ए गेस्ट नेशन वो जा रहे हैं। उसके बाद वो शंघाई वाला है काज़ाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ, वहाँ जाएंगे, तो वो अपना करेंगे। लेकिन इंटरनेशनली ग्लोबली जो है उसकी पोजीशन डेफिनेटली वीक हुई है। शंघाई वाले में तो शायद पाकिस्तान भी होगा, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन G7 में पाकिस्तान नहीं है, G7 में भारत भी नहीं है, लेकिन एज ए गेस्ट उसको बुलाते रहे हमेशा, और वो गए थे लास्ट में। लेकिन आप देखें ना 8% ग्रोथ रेट के बाद कोई बंदा, कोई जमात अगर 8% ग्रोथ रेट दे और उस इकॉनमी को इतनी बूम पे ले जाए और फिर भी लोग वोट ना डालें, तो फिर कहते हैं इकॉनमी को वोट नहीं मिलता। देखिए वो नहीं, लेकिन बयानिए को भी नहीं मिला, ना इकॉनमी को मिला ना बयानिए को मिला, दोनों चीज़ें थी मोदी के पास। देखिए उसमें ह्यूमन राइट वायलेशंस थी, नेशनलिस्ट एजेंडा था उनका, एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटीज़ था, उसमें ये सारी चीज़ें थी जो ना सिर्फ भारत के जो रहने वाले लोग हैं वो भी देख रहे थे। इट्स ए ग्लोबल विलेज, अब आप तनहा नहीं रह सकते। तो इस सारी चीज़ों को देख के मेरा ख्याल है इंडिया के लोगों ने भी रियलाइज़ किया कि हम कब तक जो है इस तरह से जुल्म करेंगे अपने ही लोगों पे, अपने रहने वालों पे। उनका बड़ा एक सीनियर लीडर था, मैं नाम नहीं लेता, उसने भारत के मुसलमानों को कहा था कि तुम लोग कशकोल लेके पाकिस्तान चले जाओ, भारत छोड़ दो। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो फायर बैक तो करती हैं। कहते हैं 27% मुसलमान, 18% क्रिश्चियन और फिर दलित मिलकर उन्होंने मोदी को गिराया है। उत्तर प्रदेश से भी जी डेफिनेटली वो वोट काउंट तो है, लेकिन वो इतना डिसाइसिव नहीं है। डिसाइसिव वोट हिंदू वोट है, और हिंदू वोट भी जो है वो भी कांग्रेस को पड़ा है और दूसरी जमातों को पड़ा है। डेफिनेटली बीजेपी और अलाइज को डेंट पड़ा है, और उसमें माइनॉरिटीज़ के अलावा हिंदू वोट भी जो है वो शामिल है। अहमद वकास साहब, आपको को पाकिस्तान और इंडिया में ब्रेक थ्रू नज़र आता है अगले 6 माह में, या अभी मोदी इसी तरह चलाएगा, फौरी कोई यू टर्न नहीं लेने लगा? देखिए मोदी अभी तो अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। उसके जो अलाइज हैं
वो 2-3 पार्टियां हैं, उनका इंटरेस्ट इतना इंटरनेशनल अफेयर्स में नहीं है, उनका अपनी वजारतों तक है। एक ने 8 वजारतें मांगी हैं, एक ने 3 मांगी हैं। वो जो तेलुगु देश, वो आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक है उनके जो इश्यूज़ हैं। अब मोदी किस हद तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड और दूसरी चीज़ों में आता है, पहले तो वो बड़ा अग्रेसिव था अगेंस्ट पाकिस्तान, उसने चाबहार का एग्रीमेंट किया, 10 ईयर्स एग्रीमेंट ईरान के साथ, और ट्रेड जो थी वो अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान का ज़मीनी राउट छोड़ के वहाँ से वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए कर रहा था। उसने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसके अगेंस्ट बड़े एक्टिव रहे। और आप देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका भी इनके साथ पार्टनरशिप में है, उसमें टेक्नोलॉजी में और दूसरी चीज़ों में। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इट्स अबाउट 1.5 बिलियन की मार्केट है इंडिया की, तो दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो इंडिया को जो है इग्नोर नहीं कर सकता। और ये मोदी जिस तरह से स्ट्रॉन्ग मैन बन के आया था और एरोगेंट था, मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी और उसकी सिस्टर को क्रेडिट देना भी ज़रूरी है। उन दोनों ने, और अनसंग हीरोज़ बेशुमार हैं सोशल मीडिया पे और दूसरे जिन्होंने ये सारा कुछ किया। बहुत शुक्रिया अहमद वकास साहब हमारे साथ बात करने का। यहाँ वक्त ब्रेक ले लें आप? जी जी, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बात सारिम बरनी केस के हवाले से, जिन्हें FIA ने गिरफ्तार कर लिया है, और बच्चों की अमेरिका, पाकिस्तान से अमेरिका स्मगलिंग का ये केस है, जिसमें बच्चियां जो हैं वो सामने आई हैं। हया नामी एक बच्ची है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची बार एसोसिएशन आमिर वराइट साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुकदमे का जो मतन है आमिर साहब, उसके मुताबिक सारिम बरनी के खिलाफ हया नामी नौमौलूद को 10 लाख रुपए के एवज खरीद कर अमरीका स्मगल किया गया है। मजीद कितने सबूत हैं? देखें, इसमें जो बेसिकली हकीकत है वो इससे बिल्कुल बरअक्स है। अच्छा। ये एक बच्ची जो अबेंडेंट थी, उसको सारिम बरनी ट्रस्ट में जो फैमिली है, पेरेंट्स वगैरह हैं, वो छोड़ के गए थे। उनका ये कहना था कि हम इस बच्ची के अखराजात वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते और हम इसको अपने पास नहीं रख सकते, और वो अपनी खुशी से बच्ची को ट्रस्ट पे दे गए। उसके बाद आपको पता है कि बाहर के ममालिक में मुख्तलिफ फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो वो पाकिस्तान में आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ अदारों से वो जाते हैं जहाँ पे उनको बच्चे मिलते हैं, सही है, उनको वो एडॉप्ट करते हैं और एडॉप्ट करने के बाद बाहर के मुल्क ले जाते हैं, अमेरिका या इंग्लैंड। आमिर वराइट साहब, मुझे आपको यहीं पर इंटरप्ट करने दीजिए। मुझे सिर्फ इस चीज़ का बता दीजिए कि यहाँ पर जो दारुल शफ़क़त है, इसके अलावा दीगर इदारे भी हैं, जो ऑर्फन होम्स हैं, वहाँ पर भी कोई आसानी बच्चों को इस तरह से अडॉप्ट नहीं कर सकता। उनकी लंबी चौड़ी भी आपके मुताबिक उनकी डिटेल्स होती हैं, कोई प्रोसीजर्स होते हैं जिसको आपको फिल करना पड़ता है। अमेरिका जो बच्चों को ले जाया जाता है, वहाँ पे किस तरह से देखा जाता है कि उन बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, वो बच्चे सेफ हैंड्स में है? उनका चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी किसकी है? इदारा लेता है इसकी जिम्मेदारी? उसमें ये बिल्कुल ऐसी पोजीशन है कि जब भी ये जो बच्चा जाता है उसका पहले कोर्ट से जो सा सर्टिफिकेट, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लिया जाता है। वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कंसर्न एम्बेसी को दिया जाता है। कोई भी बंदा ऐसे ही बच्चा ले जा नहीं सकता, उसको पहले उसका अपना गार्डियन बनाना पड़ता है। तो उन्होंने कोर्ट से गार्डियन सर्टिफिकेट लिया। जी आमिर साहब, आप कह रहे थे कि इस हयात नामी बच्ची के गार्डियन सर्टिफिकेट में कोई इशू आया है? जी, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट में ये हुआ कि जब काउंसिल ने फाइल किया तो उस पर उन्होंने ऑर्फन लिख दिया। अच्छा, उसके बाद ये सारिम बरनी ट्रस्ट की तरफ से ही एक एप्लीकेशन US एम्बेसी में दी गई और उसमें ये कहा गया कि ये अबेंडन बच्ची है और इसको मिस्टर सो एंड सो ने जो है एडॉप्ट किया है और ये इसको बाहर के मुल्क अमेरिका लेके जाना चाह रहे हैं। उन्होंने जब उसको एग्जामिन किया तो उसमें जो इशू आया अबेंडन के साथ साथ जो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट था वहाँ पे ऑर्फन का आया। तो उन्होंने उसकी जो तहकीक है या उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने जो है FIA को रेकमेंड किया। FIA ने बजाय ये कि वो इन्वेस्टिगेशन करते वो चीज़ मामलात की डेप्थ में जाते, FIA में इंक्वायरी का प्रोसीजर है, लेकिन उन्होंने उस इंक्वायरी के प्रोसीजर को एडॉप्ट करने के बजाय डायरेक्टली उनको अरेस्ट किया और FIR काट दी। एक मिनट, 10 लाख रुपए की बात कहाँ से आई? जो उसके वालिदैन कह रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपए दिए उसके वालिदैन को ये बच्ची लेने के लिए, तो वो तो आप गरीब वालिदैन थे, बच्चे खरीद रहे हैं ना फिर जब आप पैसे दे के ले रहे हैं। तो देखिए, मेरी एक बात सुने, एक चीज समझें आप कि बच्चा खरीदना बच्चा देना दो अलग बातें हैं, सही है? एक चीज, लेकिन अगर आप खरीद कर दे रहे हैं तो जुर्म कर रहे हैं।
देखें, खरीद रहे नहीं है, कोई भी किसी को नहीं खरीद रहा है। यहाँ पे अपनी खुशी से वो अपने बच्चे को देखेंगे। वो ये चाहते थे कि उनके बच्चे का एक अच्छा फ्यूचर आमिर वड़ाई हो। साहब, एफआईए के पास सबूत मौजूद हैं जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तार किया है, और ये अपने नौयत का एक अलग केस है। आप बताइए कि अमेरिका बच्चियों को उठाकर कौन स्मगल करता है? आज भी कोर्ट ने बार बार उनसे जो एक बात पूछी कि आपके पास क्या एविडेंस है, अभी तक उस केस में कोई कंप्लेनेंट नहीं है। स्वयं यूएस एम्बेसी के जिन्होंने एक वो एप्लीकेशन भेजी थी एफआईए को, डायरेक्ट जो बच्चे के पेरेंट्स है वो डायरेक्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मौजूद नहीं है, ना उनको कोई इशू है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको स्मगल किया गया? 25 तक तो ये एक बच्ची का है, उसी का ही मामला है। बाकी जो भी बच्चे होंगे वो थ्रू प्रॉपर चैनल है, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, जिसको जब चाहिए वो जाके। आमिर वड़ाई साहब, ये बात ठीक है कि बेऔलाद वालिदैन बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है कि आप गरीब लोगों से उनके बच्चे खरीद कर अमीर बेऔलाद जोड़ों को देते जाएं और इसको ट्रेड बना लें। देखें, इल्ज़ाम ये है कि आप गरीब वालिदैन से उनके बच्चे खरीद कर अमीर लोगों को देते हैं उनको वालिदैन बनाने के लिए, जिनमें ज्यादातर बच्चियां हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे आपको पता है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे अबेंडेंट बच्चे रोड्स पे भी घूम रहे हैं, बहुत सारे अबेंडेंट बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। सही है, हमारे जो पॉवर्टी का लेवल है वो आपको भी पता है। आमिर वड़ाई साहब, यही तो मसला है कि हमारे मुल्क में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है, अडॉप्शन के नाम पर उनको घर में काम के लिए रख लिया जाता है, या फिर उनसे दीगर काम भी करवाए जाते हैं। चेक एंड बैलेंस तो नहीं है, तो अमेरिका जाके कैसे देखेंगे कि वहां पर बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ सुलूक क्या हो रहा है? अच्छा फ्यूचर हो, वो अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं वो बेचते, और वहाँ पे बाहर के मुल्क वो अपने बच्चों को भेजते हैं। और इसमें जो पोजीशन होती है वो ये होती है कि बच्चा जब भी किसी को देता है ट्रस्ट, वो बाकायदा देख के अच्छे तरीके से उसकी छानबीन करके उनके हैंड ओवर करता है और उसके फॉलो अप में रहती है ट्रस्ट। अच्छा आमिर वड़ाई साहब, आज ये कहा जा रहा है, एक मिनट सुना, आज ये कहा जा रहा है कि सारम बरनी साहब ने इब्तदाई बयान में अपनी गलती तस्लीम कर ली है हया की हद तक। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने एक गलती तस्लीम कर ली है तफ्तीश में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या गलती क्या की है उन्होंने? एक बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए, अच्छा फ्यूचर के लिए अगर उसको किसी अच्छी जगह भेजा जा रहा है तो इसमें क्या गलती है? नहीं, खरीद के भेजा जा रहा है तो वो गलती है। नहीं है मेरे भाई, खरीद के नहीं है। नहीं, आप यकीनन आप कह रहे हैं अबैंडन बच्चे, लावारिस बच्चे या गरीबों के बच्चे खरीद कर अमीरों को देना जायज़ नहीं है। देखें, कोई किसी को खरीद रहा नहीं है, लेकिन एक बच्चे को अगर पेरेंट्स नहीं रखना चाह रहे हैं, वो उसको रोड पे फेंकना चाह रहे हैं, वो उसको गली में फेंकना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आमिर वड़ाई साहब, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अमेरिका में जो बच्चे आप लोग पहुंचा चुके, 20 के करीब एफआईए के पास मौजूद है रिकॉर्ड, इसके अलावा जिसमें से 15 बच्चियां ही हैं, ये अमेरिका में सेफ हैंड्स में है, इसकी गारंटी कौन लेता है? मेरी बहन, यहाँ की अदालत या सारिम बरनी साहब का ट्रस्ट? ऐसा सिस्टम नहीं है। एक चीज तो आप समझ लें, इसीलिए अमेरिका ने भी एतराज उठाया, डोंट फॉरगेट। एक तो वहाँ का निजाम कानून बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है, सही है। तो वहाँ पे जो चीजें हैं, आप जिसको भी चाहिए वेरिफिकेशन, वो जाके उसको वेरीफाई करे, उनको पता चल जाएगा। वो बच्चियां माशाल्लाह कितनी खुशहाल जिंदगी में। मतलब आपके पास रिकॉर्ड है फैमिलीज का, वीडियोस भी? नहीं देंगे। अच्छा, ये जो आप ये बताएं कि ये जो सारम बरनी साहब हैं, ये नौमौलूद बच्चे जो बेऔलाद जोड़ों को देते हैं, इसमें ट्रस्ट कितने पैसे कमाता है? ट्रस्ट की फीस क्या है? इसकी में ट्रस्ट की कोई फीस नहीं है। नहीं, वो आपसे रजू करते हैं, आप बच्चा अरेंज करते हैं, इसमें आपकी फीस क्या है? नहीं होता है, ये इस तरीके से होता है। वहाँ पर मुख्तलिफ बच्चे अबेंडेंट होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं वो खुद आती हैं, वो विजिट करती हैं, जो उनको बच्चा पसंद आता है, जो भी उस चीज़ का होता है, वो उस बच्चे की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, फिर वो कोर्ट से रुजू करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे गार्डियनशिप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जब उनको गार्डियनशिप मिल जाती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि एक ही बच्ची का केस है और कोई केस नहीं है उनके ऊपर? अभी तक जो मेरे नॉलेज में है कि उनके खिलाफ किसी ने कोई एज सच कोई कंप्लेन नहीं की हुई। डेफिनेटली उनका एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में बच्चे आते हैं जाते हैं, जो भी है वो एक अलग इशू है, लेकिन एज सच। और ये भी कंप्लेन जो है फैमिली ने नहीं की हुई,
ये कंप्लेन भी जब एक इशू आया उससे रेलेवेंट इंक्वायरी यूएस एम्बेसी ने मार्क की, और उस इंक्वायरी को बजाय ये कि वो प्रॉपरली उस इंक्वायरी पे जाके वर्क करते, उन्होंने डायरेक्ट उनके खिलाफ उनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद एफआईआर काटी। बहुत शुक्रिया आमिर वड़ाई साहब हमारे साथ बात करने का। सना आप सर क्या कंक्लूड करेंगे आप इसमें से? मैं तो समझ नहीं पा रही कि 15 बच्चियों का ये मामला है और इसको एफआईए और अमेरिका की कंप्लेन। जहाँ तक आपका वो कंसर्न था ना कि वहाँ बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही होगी या ये वो मैं और आप उनकी स्टेटमेंट उठा के देखें, वो कह रहे हैं कि बच्चियां पसंद करती हैं वो फैमिलीज। एक मिनट, लीगली अडॉप्ट करते हैं जो वो ये बात कर रहे हैं कि बच्चे जिनको दिए जाते हैं वो लीगली उनको अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्शन में अपने बच्चे के तौर पर उसको वारिस के तौर पर लेके जाते हैं। उसके बाद उस बच्चे के कानूनी हकूक सारे हैं, वो उनकी जायदाद का वारिस है, सब कुछ है, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये लगा दें कि जी गरीब लोगों को, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको जाकर कहें कि आपके यहाँ बच्चा पैदा होना है, आप हमें 10 लाख में बेच दें, दिस इज नॉट लीगल। दिस इज़ नॉट लीगल। और आप उनसे बच्चे लेकर अमेरिका में एक सेंटर खोलें कि हम बेऔलाद लोगों को बच्चे देते हैं, तो ये जो ट्रेड है कि अब आपने वो 10 लाख में ख़रीदी है, आगे कितने में दी है, आप मेरी बात समझिए। आगे पाकिस्तान का नाम तो बहुत रोशन है। ये जो ट्रेड है ये इलीगल है। दूसरा वो जो बात कर रहे हैं कि जो हया नामी बच्ची है उसके कागजात में पहले लिखा गया ऑर्फन जी, कि ये यतीम बच्ची है, इसके कोई इस पर और दूसरे कागजात में फिर लिखा गया कि ये अडॉप्ट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से, ये अबैंडन्ड बच्ची है। लावारिस और यतीम में फ़र्क है। तो वो जो कागजात की एम्बिग्यूटी थी कि एक कागज़ पे आपने ऑर्फन लिखा और एक कागज़ पर आपने जाके अबैंडन्ड बच्चा लिखा और उसके पेरेंट्स का जिक्र किया, यूएस एम्बेसी ने उस एम्बिग्यूटी को पकड़ा, उस एम्बिग्यूटी को पकड़ा है और वो एफआईए को भेजी। लेकिन 10 लाख का भी तो मामला है ना सर, उसी में ये सारा मामला। मेरे ख्याल में ये एक टेस्ट केस है कि ये वाकई पाकिस्तान में ये किसी ट्रस्ट को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो गरीबों से बच्चे खरीदे और अमीरों को ट्रेड करे और कह रहे हैं हम कुछ नहीं चार्ज नहीं करते, चार्ज नहीं करते। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई फेयर नहीं है। लेकिन बहरहाल सारम बरनी साहब के वकील बहुत तगड़े हैं, समाजी कारकुन हैं और वो सारा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इसको सरकार के एम्बिट में होना चाहिए, ये कोई इस तरह ट्रस्ट को बच्चे खरीद के देना और अलाउ नहीं होना चाहिए। बेशक आगे भी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम भी कम है। बात आदिल राजा साहब की हो जाए, जिनके लिए एक और शदीद धचका और 3000 पाउंड जुर्माने के साथ उनकी अपील मुस्तरद हो गई है, जो कि देखिए उनको ना पहले 10,000 पाउंड जुर्माना किया था अदालत ने। ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब हैं जो आईएसआई के पंजाब के सेक्टर कमांडर होते थे, और उन्होंने उनके ऊपर लंदन में जाके हत्या इज्जत का दावा किया था। उसके ये भी हत्या इज्जत का दावा नहीं डिसाइड हुआ, इनिशियल स्टेज पे उनको 10,000 पाउंड जुर्माना हुआ था डिले करने के लिए, और इस हवाले से वो 10,000 पाउंड उन्होंने अदा करने थे 16 अप्रैल 2024 तक। उन्होंने 16 अप्रैल 2024 तक वो 10,000 पाउंड जुर्माना अदा नहीं किया। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने अदालत से रजू किया तो अदालत ने कहा वो 10,000 पाउंड भी देने हैं, और अब जब आपने वक्त पे नहीं दिया तो 3,000 पाउंड और देना है, 13,000 पाउंड। मेरे ख्याल जो पाकिस्तान, ये भी आप देखें कि निज़ाम इंसाफ का फ़ाल होना कितना ज़रूरी है। पाकिस्तान में लोग एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते हैं, यहाँ की अदालतें कुछ नहीं करती। कानून आ गया ना, उस कानून के ऊपर भी तो कितना इबाहम है। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हत्या के इज्जत के आप ये देखें ना कि जी हमारे जितने हत्या के इज्जत के मुकदमात हैं वो लंदन में तय हुए हैं। हाँ मेरी बात सुनिए, वहाँ जुर्माने हुए हैं और पाकिस्तान की अदालतों में कोई केस आज तक डिसाइड ही नहीं हुआ। यहाँ तो लोग मानते हैं, यहाँ भी अब आप देखें कि आदिल राजा साहब के खिलाफ पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो सकता था, और लेकिन लंदन की अदालतें उनको जुर्माने भी कर रही हैं, हत्या की इज्जत पे ये भी कर रही हैं। तो एक डेफेमेशन का जो वाइब्रेंट लॉ है वो पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फेक न्यूज़ का खात्मा करना है, 300 वीडियोस भी डिलीट हो गई यूट्यूब, उनकी 300 वीडियोस भी डिलीट हो गई, उनको और काफ़ी कुछ हुआ। और वो कोई इतनी, मेरा मतलब है कि वो ठीक है कि वो अपना फेक प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये भी ठीक है कि वो कानून की गिरफ्त में भी दिन ब दिन आ रहे हैं। मुझे लगता है ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब वाले केस में उनको भारी जुर्माना हो जाएगा। अच्छा, इन दी एंड जब ये केस डिसाइड होगा तो उनको भारी जुर्माना हो जाएगा, और वो कोई
वो अगर वो 10,000 पाउंड देने को तैयार नहीं है तो और 3,000 पाउंड और हो गया तो उसमें तो मुझे लगता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा जुर्माना हो जाएगा। और ये केस बहुत एक्टिवली परसू भी कर रहे हैं राशिद नसीर साहब। रिटायर उन्होंने किया तो तभी था जब वो इन सर्विस थे, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद भी इसको परसू कर रहे हैं और वो लंदन में इस केस को। आपको लगता है आदिल राजा के वाकई इस तरह से सोर्सेज हैं जो क्लेम करते हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें वो अपने चैनल्स पर देते हैं? सब झूठ होती हैं। अच्छा, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। उससे अब सिर्फ झूठ का एक प्रोपेगेंडा है जो वो फैलाते हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि वो उनको एज जितना ही है कि वो लंदन बैठे हुए हैं। अदरवाइज बहुत सारे हमारे लोग हैं, देखिए ना, बहुत सारे हमारे लोग जो बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तानी कवानीन के तहत नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के चूँकि पाकिस्तान में ऑफिसेज नहीं हैं, इंडिया में के लिए तो आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऑफिसेज इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कहा अगर आपने रखने हैं तो बनाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी डिजिटल लॉज आने चाहिए। मैं इस बात के हक़ में हूँ। हमारे यहाँ जो डिजिटल टेररिज्म की बात हुई है, सोशल मीडिया फायर वॉल और सब कुछ जो है वो मुझे लगता है ऑन द कार्ड्स है, और वी हैव आस्क्ड फॉर इट। हमने खुद हालात इस नहज पर पहुँचाए हैं कि रियासत ऐसे इक़दाम करे। ठीक, टाइम सर कम है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुझे सना के अमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।